तो एक बार फिर से आप सभी का राज इंटर कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आइए हम लोग उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं जिसके लिए हमने यौगिक के सूत्रों को बनाना सीखा था। आज हमारा रियल चैप्टर शुरू हो रहा है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। बिना देरी किए हम लोग अपने पहले हेडिंग पर चलते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। देखिए, इसके लिए आप अपने घरों में गौर किए होंगे, जब आपके घरों में रिलेटिव्स यानी रिश्तेदार आ जाते हैं, मेहमान आ जाते हैं, तो ऐसा पहला काम जो आपके मम्मी के द्वारा किया जाता है, उनको बैठाया जाता है। और ठंडी का अगर मौसम हो तो सबसे पहली जो चीज उनके सामने आती है वो कौन सी चीज होती है? वो आती है चाय। अब आपने गौर किया होगा कि ये चाय बनती कैसे है, तो ध्यान दीजिए ये चाय कैसी बनती है। सबसे पहले क्या होता है कि एक पैन लिया जाता है, उस पैन में क्या क्या डाला जाता है? एक तो उसमें दूध डाला जाता है, साथ में उसमें चीनी डाला जाता है और उसमें अदरक डाला जाता है। हाँ, आप कुछ लोग सोच रहे होंगे अभी तो हम एक चीज भूल रहे हैं, पानी। तो फीकी चाय आपके यहाँ बनती होगी, फिलहाल चलिए आप यहाँ वाली चाय बना दे रहे हैं, तो इसमें पानी डाल दिया जाता है। इतनी चीजों को डालकर इसे क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। और जब इसे गर्म किया जाता है तो ब्राउन कलर का एक पदार्थ बन जाता है और उस पदार्थ का क्या नाम है? चाय नाम है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ पदार्थ आपस में मिल रहे हैं और मिलकर एक नया पदार्थ बना रहे हैं। तो बस ये जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आप देख पा रहे हैं ये जो चाय बना है इसका गुण अपने पहले वाले पदार्थों के गुण से भिन्न होता है। तो फिर रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा क्या बनेगी? तो परिभाषा ये कहती है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिले और मिलकर ऐसा नया पदार्थ बनाएं जिसका गुण अपने पहले वाले पदार्थों के गुण से भिन्न होता है, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे आपकी मम्मी कुनकुना दूध लेती हैं। अब इस कुनकुने दूध में क्या करती हैं? एक चम्मच दही, जिसको आप जावन बोलते हैं, एक चम्मच दही मिला दिया जाता है और मिलाने के बाद इसे कुछ घंटों के लिए छोड़ दिया जाता है। तो कुछ घंटे बाद आप पाते हैं कि पूरा का पूरा जो दूध है वो किस में कन्वर्ट हो गया? वो किस में चेंज हो गया? दही में चेंज हो गया। तो ये भी जो एग्जाम्पल है ये भी रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। तो आ रही होगी बात समझ में? तो आइए हम लोग इसकी परिभाषा को देख लेते हैं कि परिभाषा क्या कहती है। ध्यान दीजिए, परिभाषा कहती है कि वे प्रक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थों के मिलने से नए गुणधर्म वाले नए पदार्थ बनते हैं, वही क्रिया क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अब देखिए, इसमें थोड़ी सी संशय आ जाती है। जैसे लोग ये डिफिनेशन देखते हैं तो लोग एग्जाम्पल दे देते हैं कि जैसे हमारे पास एक पदार्थ होता है CaCO3। अब ये सब समझाया जाएगा, पर डाउट मन में आता है, तो वही डाउट निकालने के लिए समझ लीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि हम यहाँ पे कहा गया है कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलाए जाते हैं, पर CaCO3 को जब गर्म किया जाता है तो ये CaO और CO2 में टूट जाता है। तो परिभाषा के अनुसार यहाँ तो दो या दो से अधिक पदार्थ नहीं है, तो क्या ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो देखिए, ये एक अभिक्रिया हमारे समझने के लिए, अगर मूलभूत परिभाषा की ओर बढ़े, ये जो परिभाषा में समझने के लिए है, मूलभूत परिभाषा पर बढ़े, तो मूलभूत परिभाषा कहती है, क्या कहती है कि परमाणुओं की पुनर्व्यवस्था को, देखिएगा ध्यान से, परमाणुओं की पुनर्व्यवस्था को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ आ रही है? क्या कर रहे हैं? परमाणुओं की पुनर्व्यवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। कहने का मतलब क्या है कि कैल्शियम परमाणु यहां था, कैल्शियम का परमाणु यहां भी है, कार्बन का परमाणु यहां था, कार्बन का परमाणु यहां भी है, ऑक्सीजन का परमाणु यहां था, ऑक्सीजन का परमाणु भी यहां भी है। आप देख पा रहे हैं ये जो रासायनिक अभिक्रिया का प्रोसेस है, इसमें कोई नया परमाणु नहीं आ गया है, जो थे वही यहां पर हैं, बस इनकी एक नई व्यवस्था आ गई है। यहां सब लोग साथ में थे और यहां एक नई व्यवस्था में बैठ गए हैं, बाकी है वही तत्व, वही परमाणु। तो रियल डिफिनेशन पे अगर चलें तो परमाणुओं की पुनर्व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। फिलहाल ये भी जो आपका परिभाषा है ये भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। बात समझ में आ रही है? देखिए, हमने यहां लिख दिया है कि अभिकारी पदार्थों के बीच परमाणुओं की जो पुनर्व्यवस्था होती है तथा उत्पाद का निर्माण होता है। रासायनिक अभिक्रिया, इसीलिए मैंने नोट डाउन कर दिया है कि अभिकारी पदार्थों के बीच। अब ये अभिकारी पदार्थ क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं, गौर कीजिएगा। हमने आपको बताया अभिक्रिया का मतलब आपने क्या समझा? मतलब कि कुछ पदार्थ आपस में होंगे, जैसे A+ भी कोई पदार्थ है, ये पदार्थ मिलकर क्या बनाए? आपस में मिलकर क्या बनाए? AB बनाए। तो जो पदार्थ आपस में मिलकर रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, उन्हीं पदार्थों को
हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारी पदार्थ या अभिकारक कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, उन पदार्थों को अभिकारी पदार्थ या अभिकारक कहते हैं। और इनके मिलने के फलस्वरूप जो पदार्थ का निर्माण हो रहा है उस निर्मित पदार्थ को हम लोग उत्पाद कहते हैं। यानी अगर यहां पर बात करें तो ये जो AB है ये उत्पाद है, और A अलग और B अलग जो आपको नजर आ रहा है ये दोनों क्या है, अभिकारक है। तो फिर से पढ़ लीजिए, अभिकारी पदार्थों के बीच परमाणुओं की पुनर्व्यवस्था होती है। तो ये जो A और B है, देखिए यहां पर पुनर्व्यवस्था हुई है और उत्पाद बन गया है वही, A यहां था तो A यहां भी है, B यहां था तो B यहां भी है, बस यहां पे अलग अलग की व्यवस्था में थे, यहां एक साथ की व्यवस्था में आ गए हैं। आप ये समझिए कि रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु वही रहेंगे, बस उन परमाणुओं की, उन तत्वों की एक पुनर्व्यवस्था हो जाती है, एक नई व्यवस्था में आ जाते हैं। चलिए तो आइए चलते हैं, बढ़ते हैं, अभिकारक और उत्पाद की परिभाषाओं को हम लोग देख लेते हैं। देखिए जो हमने अभी आपको बताया, हमने क्या बताया कि एक परमाणु A था, एक परमाणु क्या था, B था, इनके मिलने से किसका निर्माण हुआ, AB का निर्माण हुआ। तो जो पदार्थ आपस में मिलकर रिएक्शन कर रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अभिकारक, और जो पदार्थ अभिकारक के मिलने से बन रहे हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद। तो यही है अभिकारक की परिभाषा, पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। अगर इस रिएक्शन में देखें अभिकारक कौन है, तो A तथा B ये दोनों किसका काम कर रहे हैं, अभिकारक का। और उत्पाद क्या कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न नए पदार्थ क्या कहलाते हैं, उत्पाद कहलाते हैं। तो अगर इसमें देखें उत्पाद का काम कौन कर रहा है भाई, इनके मिलने से बन क्या रहा है, AB बन रहा है। तो यहां पे जो उत्पाद है वो कौन होगा, AB होगा। आइए अब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया की कुछ एक्टिविटी को देखते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे ये देखिए, आइए रासायनिक अभिक्रियाओं से संबंधित कुछ क्रियाकलाप को देखते हैं, कुछ एक्टिविटी को, और ये एक्टिविटी आपकी NCERT में है। जैसे सबसे पहला कह रहा है मैग्नीशियम फीते का जलना, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। बहुत ध्यान समझिएगा ये क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, जो मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम अगर उस पर कुछ एक्टिविटी हमको करनी है तो कैसे होगी वो एक्टिविटी, देखिएगा ध्यान से। हमें मिलने वाला जो मैग्नीशियम रिबन है उस पर कार्बोनेट की एक परत होती है। कहने का मतलब क्या है, ध्यान समझिएगा। जब भी मैग्नीशियम रिबन मार्केट से लाया जाता है, देखिए मैग्नीशियम जो होता है, मैग्नीशियम रिबन जो होता है वो क्वाइट रिएक्टिव होता है, बहुत जल्दी रिएक्शन करता है। तो इसलिए मैग्नीशियम को खुले स्थान में तो रखा नहीं जाता है, पर बाजार से लाते समय अपने आप उस मैग्नीशियम पर बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की, ध्यान दीजिएगा, MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट की अपने आप एक लेयर चढ़ जाती है। पर हमें तो जो रिएक्शन कराना है वो किसका कराना है, मैग्नीशियम रिबन का कराना है। फीते की तरह होता है मैग्नीशियम रिबन, आप बाजार में जाएंगे तो आपको मिलेगा, फीते की तरह एकदम होता है। तो बाजार से लाते समय इस पर मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर चढ़ जाती है, पर हमें जलाना तो मैग्नीशियम को है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस मैग्नीशियम के ऊपर ये जो बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की या मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर चढ़ गई है इसको साफ करना होगा। साफ किससे करते हैं, तो हम सैंड पेपर की सहायता से पहले मैग्नीशियम रिबन के ऊपर लगे इस मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर को साफ कर देते हैं। तो जैसे ही हम साफ कर देंगे तो अब हमें फिर से हमारा शुद्ध मैग्नीशियम प्राप्त हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिएगा, जब लैब में जाएंगे तो ये जो आपको नजर आ रहा है इसको हम लोग बोलते हैं बंसन बर्नर। क्या बोलते हैं, बंसन बर्नर बोलते हैं, ठीक। और ये जो आपको नजर आ रहा है ये है टंग। क्या होता है ये, टंग, ठीक, टंग। हिंदी में इसको बुक में लिखा है संसी, ठीक। तो मतलब जैसे प्लास से आप तार को पकड़ते हैं तो ऐसे टंग के माध्यम से क्या पकड़ा जाता है, ये मैग्नीशियम रिबन को पकड़ा जाता है। ध्यान दीजिएगा सारी बातें कि आखिर कैसे जलता है ये। जैसे ही इस टंग से, या आप देखिए यहां हम दिखा दे रहे हैं, ये टंग समझिएगा, इस टंग से जैसे इस मैग्नीशियम रिबन को पकड़ा जाता है और पकड़कर इस बंसन बर्नर की फ्लेम के पास लाया जाता है तो ये एक बहुत चमकदार प्रकाश करते हुए जलने लगता है। कौन जलने लगता है, मैग्नीशियम जलने लगता है। और जलते जलते नीचे जो है, नीचे एक चाइना डिश रखी रहती है, उसमें कुछ चूड़, सफेद कलर का चूड़ जो है वो क्या होता है, गिरने लगता है। ये सफेद कलर का चूड़ क्या है, ये मैग्नीशियम के जलने से बनने वाला पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। तो ये आप एक्टिविटी देख रहे हैं। और तो ये रिएक्शन हुई कैसे, आइए उस पर फोकस करते हैं। ये रिएक्शन हुई कैसे, तो ध्यान से देखिएगा। मैग्नीशियम था, जब उसको एयर यानी वायु यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम लोग गर्म करते हैं या जलाते हैं तो जलाने पर क्या बनता है, ध्यान से देखिएगा। हम सबसे पहले, आपको पता है, धीरे धीरे आप अभिक्रिया को सीखेंगे।
अभिक्रिया के दौरान परमाणु पार्टिसिपेट करते हैं, परमाणु भाग लेते हैं। देखिएगा, जैसे मैग्नीशियम का जो परमाणु रहा होगा वो कौन रहा होगा, Mg रहा होगा। जो ऑक्सीजन का परमाणु रहा होगा वो क्या रहा होगा, O रहा होगा। परमाणु जब भी रिएक्शन को पार्टिसिपेट हम लोग कराएंगे तो परमाणु 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 आपस में मिलेंगे, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो O2 तो अणु हो गया है, परमाणु परमाणु आपस में मिलेंगे। देखिए आप सबकी वैलेंसी लिखिए, Mg की वैलेंसी कितनी होती है, 2 पॉजिटिव। धीरे धीरे सीखेंगे, रिएक्शन करना धीरे धीरे सीखेंगे। तो Mg की वैलेंसी लिख लिए, ऑक्सीजन की वैलेंसी लिख लिए, फिर क्या बोले थे, वैलेंसीज को क्रॉस ओवर कर देना है। तो क्रॉस ओवर करेंगे तो आपको नजर आ रहा है ये क्या बनाएगा, Mg इसके पावर में 2, O इसके पावर में 2, 2 से 2 कैंसिल, केवल और केवल क्या बच गया यहां पर, MgO। तो रिएक्शन के फलस्वरूप क्या बन जाता है, MgO। तो इस तरह से आप देख रहे हैं ये जो MgO बना है ना, यही ये जो व्हाइट पाउडर जलने के बाद गिर रहा है, यही व्हाइट पाउडर क्या होता है, MgO होता है। तो देखिएगा ध्यान से, क्या कि उत्पाद में क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण प्राप्त होता है। देखिए यहां पर लिखे हैं, अभिक्रिया के पश्चात उत्पाद क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण प्राप्त होता है। और अभिक्रिया को पहचानने का गुण यहां पर क्या है, तो जब भी हम मैग्नीशियम रिबन को इस फ्लेम के पास लाते हैं तो सफेद चमकदार लौ जलने लगती है, सफेद कलर की एकदम चमकदार लौ जलने लगती है। तो हम समझ जाते हैं कि अभिक्रिया यहां पर संपन्न हो रही है। आइए कुछ और एक्टिविटी देखते हैं, जैसे अगली एक्टिविटी की ओर बढ़ते हैं। तो अगली एक्टिविटी हमारी ये है, क्या है, जिंक के दानों की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले आपको नजर आ रहा होगा ये क्या है, ये एक कॉनिकल फ्लास्क है, ठीक, इसको क्या बोलते हैं, कॉनिकल फ्लास्क बोलते हैं। इस कॉनिकल फ्लास्क में आपको यहां नजर आ रहा होगा, यहां कुछ इस तरह से जिंक के दानों को डाल दिया गया है। बहुत ध्यान से देखिएगा, इन अभिक्रियाओं के बल पे हम रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के लक्षण आपको बताएंगे, बहुत ध्यान समझिएगा। और ये जो रिएक्शन अभी सिखाएंगे, आखिर ये रिएक्शन होती कैसे है, अभी तो कुछ एक्टिविटी दिखा रहे हैं कि किस तरह से एक्टिविटीज हम करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इस कॉनिकल फ्लास्क में इस तरह से कुछ जिंक के दानों को डाल दिया गया। अब ऊपर से हम लोग क्या काम करते हैं, ऊपर से तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाइल्यूट H2SO4, कैसा, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल हम लोग इसमें ड्रॉप कर देते हैं, यानी इसमें ड्रॉप वाइज तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को डाला जाता है। तो होगा क्या, इनिशियली प्रारंभिक अवस्था में जब हम देखते हैं, जब इस फ्लास्क को हम टच करते हैं तो फ्लास्क बिल्कुल एकदम नॉर्मल रहता है, कुछ भी इसमें नहीं हुआ रहता है। पर जब कुछ देर इस जिंक के दाने में हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाकर छोड़ देते हैं तो कुछ देर पश्चात हम लोग देखते हैं कि ये जो फ्लास्क है, ये जो फ्लास्क आपको नजर आ रहा है, ये गर्म होने लगता है। गर्म होने का मतलब कि कहीं ना कहीं इसके अंदर रासायनिक अभिक्रियाएं शुरू हो गई हैं। कैसे पहचान पा रहे हैं, तापमान में परिवर्तन के कारण पहचान पा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, रासायनिक अभिक्रिया हुई क्या रही होगी, तो सबसे पहले क्या हुआ रहा होगा, जिंक के दाने में किसको ड्रॉप किया गया था, H2SO4 को। कैसा H2SO4 है, तनु है, कैसा है, तनु है। जब इसको इसमें ड्रॉप किया गया तो क्या क्या बना होगा। देखिए रासायनिक अभिक्रिया को करने का सीधा मतलब आप मैक्सिमम ये समझिए कि वैलेंसीज लिख दीजिए, तुरंत धीरे धीरे आप सीखेंगे। जैसे अगर Zn की बात करें तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 2 पॉजिटिव। हमने कहा परमाणु केवल पार्टिसिपेट करेंगे, तो H2 पे नहीं फोकस करना, आपको केवल H पे फोकस करना है। तो H पे कितनी वैलेंसी होती है, पॉजिटिव। और आपको SO4 की वैलेंसी लिस्ट में तो नहीं लिखवाए थे, पर यहां एक एग्जांपल दिए थे पिछले क्लास में, उसमें मैं बताया था SO4 की जो वैलेंसी होती है वो होती है 2 नेगेटिव। तो ध्यान दीजिएगा, प्लस वाला हमेशा माइनस वाले के साथ मिलता है। तो ध्यान दीजिए, Zn पे क्या है बताइए, 2 पॉजिटिव है, SO4 पे क्या है बताइए, 2 नेगेटिव है। तो क्या होगा, वैलेंसी एक्सचेंज हो जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा, Zn2SO4, 4 है ये परमाणुओं का समूह है, तो इस पे क्या लगाएंगे, ब्रैकेट, और ये 2 इसके पाँव में आ जाएगा। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या बन जाएगा, ZnSO4। तो इस तरह से यहां पर हम क्या लिख देंगे, ZnSO4 ऐसे लिख देंगे। प्लस अभी कुछ बचा है, अभी ये H हाइड्रोजन परमाणु बचा है, मतलब ये हाइड्रोजन गैस भी निकलेगी। और आपको हम परमाणुत्व में बताए थे कि जब भी हाइड्रोजन वगैरह, ऑक्सीजन वगैरह या तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करें या रिएक्शन के फलस्वरूप निकले, तो हाइड्रोजन हमेशा H2 के फॉर्म में निकलता है। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, H2 लिख देंगे, मतलब यहां पर हाइड्रोजन गैस भी क्या हो रही है, निकल रही है। तो बात समझ में आई। इसका मतलब आपने देखा, आपने क्या देखा कि इसमें उत्पाद क्या बन रहा है, उत्पाद बन रहा है जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस। ये देखिए, ये जो है ये क्या है, जिंक सल्फेट है, और ये क्या है, हाइड्रोजन गैस। अब अभिक्रिया को पहचानने का गुण यहां पर क्या है, किस तरह से हम पहचाने की अभिक्रिया हो रही है। तो ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है कि सफेद बीकर गर्म हो जाता है। अभी हमने बताया आपको किसके तापमान में, इसको जब प्रारंभिक अवस्था में देखे थे तो ये गर्म नहीं था,
पर कुछ देर पश्चात ये गर्म होने लगा था। तो इससे भी जाने कि क्योंकि ये जो इसका कॉनिकल फ्लास्क था ये गर्म होने लगा था, तो हम समझ गए कि रिएक्शन इसके अंदर हो रहा है। और कैसे पहचाने? हाइड्रोजन गैस इसमें उत्पन्न होती है, हाइड्रोजन गैस भी इसमें उत्पन्न होती है। अब बात ये है, आखिर हमने कैसे क्लियर किया कि जो निकलने वाली गैस है वो हाइड्रोजन गैस है? कैसे हमने? तो हम क्या काम करते हैं कि माचिस की तीली होती है, उस माचिस की तीली को इसके पास ले जाते हैं। जब उस माचिस की तीली को इसके पास ले जाते हैं तो माचिस की तीली, ध्यान दीजिएगा, किस कलर में? हल्के नीले कलर के लौ में जलने लगती है और साथ में चटकने की, ध्यान दीजिएगा, चटकने की आवाज के साथ जलती है। पॉप पॉप मतलब चट चट ऐसी आवाज के साथ, पॉपिंग साउंड के साथ, पॉपिंग साउंड के साथ यानी चटकने की आवाज के साथ पट पट करते हुए ये जो माचिस की तीली है वो जलने लगती है। तो देखिए दो ही आइडेंटिफिकेशन है, एक तो हल्के नीले कलर से जलने लगता है और चटकने की आवाज आती है, तो हम समझ जाते हैं कि जो निकल रही गैस है वो कौन सी गैस है बताइए? हाइड्रोजन गैस है। तो उम्मीद है आपको ये एक्टिविटी भी समझ में आ रही होगी। आइए एक और एक्टिविटी की ओर बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये सारी एक्टिविटी के बल पे हम आपको बताएंगे कि अभिक्रिया संपन्न हो गई है, उसका लक्षण क्या है, कैसे हम पहचानेंगे कि अभिक्रिया संपन्न हो गई। चलिए एक एक्टिविटी आपको और दिखाते हैं। अगली एक्टिविटी किसकी? तो अगली एक्टिविटी है बेरियम आयोडाइड की लेड क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। ध्यान दीजिएगा, बेरियम आयोडाइड की लेड क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। तो क्या होता है? सबसे पहले बेरियम आयोडाइड का फार्मूला क्या होता है? तो होता है BaI2, ये होता है बेरियम आयोडाइड का फार्मूला, प्लस किससे रिएक्शन कह रहा है? लेड क्लोराइड से। तो लेड क्लोराइड क्या होगा? PbCl2। ध्यान दीजिएगा क्या होता है, ऐसे एक कंटेनर में क्या हम लेते हैं, एक परख नली में समझिए कि BaI2 लेते हैं और एक में हम लोग क्या लेते हैं, एक में लेते हैं PbCl2। अब इसमें ये क्या है? ये BaI2 है, इसमें ये क्या है? ये PbCl2 है। अब धीरे धीरे हम इसको क्या करते हैं, इसमें मिक्स करते हैं। तो मिक्स करने पे देखिए क्या होता है। तो सबसे पहले रिएक्शन कराना है, मतलब सबकी वैलेंसीज लिख दीजिए। Ba पे कितनी वैलेंसी होती है? 2 पॉजिटिव। I पे कितनी होती है? नेगेटिव। Pb पे कितनी होती है? 2 पॉजिटिव। Cl पे कितनी होती है? नेगेटिव। Cl2 पे फोकस नहीं करना है, Cl पे, क्योंकि हम बोले परमाणु आपस में कंबाइन होंगे, है ना। तो Cl पे कितना होता है? नेगेटिव। ये ध्यान दीजिए, जिसका हम आपको चार्ज बताए हैं ना वो कंबाइन होंगे, बस ये माइंड में रखिएगा। जैसे SO4 का चार्ज बताए थे 2 नेगेटिव, तो SO4 कंबाइन हुआ। Cl का बताए थे, Cl2 का नहीं बताए थे, तो Cl कंबाइन हुआ। जिस फॉर्म में आपको चार्ज बताए हैं उसी फॉर्म में ये कंबाइन होंगे। ध्यान दीजिए, अब क्या होगा? प्लस वाला किसके पास? माइनस के पास। प्लस वाला किसके पास? माइनस के पास। तो देखिए Ba और Cl, देखिएगा ध्यान से, Ba पे आपको कितना बताए हैं? 2 पॉजिटिव। Cl पे क्या बताए हैं? नेगेटिव। वैलेंसीज क्या हो जाएंगे? क्रॉस ओवर, तो क्या बन जाएगा? BaCl2। तो यहाँ पे पहला जो पदार्थ बनेगा वो क्या बनेगा? BaCl2 प्लस इसी तरीके से Pb और आयोडीन, इन दोनों का एक्सचेंज हो जाएगा, तो क्या बना लेगा? PbI2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? PbI2। ध्यान दीजिएगा, ये जो PbI2 होता है ये अवक्षेप होता है, बता रहे हैं अवक्षेप क्या होता है। लेकिन समझिए, ये जो आपको पीला कलर दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, ये जो पीला कलर आपको नजर आ रहा है, ये जो पीला कलर आपको नजर आ रहा है, यही क्या है? यही क्या है? यही क्या है? यही आपका लेड आयोडाइड है। क्या है? लेड आयोडाइड। और समझिएगा ध्यान से, क्या समझाना चाह रहे हैं कि ये जो पीले रंग का पदार्थ बना है ये क्या है? ये अवक्षेप है। क्या है? अवक्षेप। अब अवक्षेप का मतलब क्या होता है समझिएगा। अवक्षेप एक लिख लीजिएगा इसको कॉपी में, अवक्षेप एक प्रकार का अविलेय पदार्थ होता है जो सारा रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात इस तरह से तली पर बैठ जाता है। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? अवक्षेप क्या होता है? एक अविलेय, जो घुल न पाए, एक अविलेय पदार्थ होता है जो रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात तली पर बैठ जाता है। बात समझ आ रही है? नीचे का एरो इसलिए लगाएं क्योंकि ये तली पर बैठ जाता है। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? तो आपने देखा कि बेरियम आयोडाइड और लेड क्लोराइड के मिलने से क्या बना? बेरियम क्लोराइड और लेड आयोडाइड बना है। इस अभिक्रिया को हम कैसे पहचान पा रहे हैं? पहले ये कैसा था? देखिए रंगहीन था, अब कैसा हो गया है? येलो कलर का हो गया है, यानी पीले कलर का हो गया। तो रंग में परिवर्तन के दौरान हम समझ पा रहे हैं कि रिएक्शन संपन्न हो रही है। तो देखिए यहां पर उत्पाद क्या बना है? ध्यान दीजिएगा, सफेद रंग का बेरियम क्लोराइड बनता है और लेड आयोडाइड का पीले रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। बात समझ आ रही है? तो ये हमारी एक और एक्टिविटी थी। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और इन सभी एक्टिविटीज के बल पे हम अभिक्रिया को पहचानने के कुछ लक्षण पे नजर डालते हैं। जैसे ये देखिए, रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण। कैसे हम पहचानते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न हो चुकी हैं? सबसे पहला क्या?
रंग में परिवर्तन। देखिए अभी इसका एग्जाम्पल अभी देकर आ रहे हैं क्या, कि पीले रंग का, देखिए अभी तुरंत आपको हम दिखा के आ रहे हैं ना, ये देखिए पीले रंग का किसका निर्माण हो गया था, देखिए पीले रंग का लेड आयोडाइड बना था। ये जो पीले रंग का पदार्थ आपको नजर आ रहा है, ये क्या है, ये लेड आयोडाइड है। बात समझ में आ रही है? मतलब रंग पर परिवर्तन से आप समझ सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो चुकी है। ठीक, ये पहला अभिलक्षणी गुण हो गया कि अगर रंग में परिवर्तन हो रहा है, समझ लीजिए रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। दूसरा, अवस्था में परिवर्तन। अब इसको कैसे समझेंगे? मोमबत्ती का जलना आप देखिए, मोमबत्ती पहले किस अवस्था में होती है, ठोस अवस्था में होती है कि नहीं होती मोमबत्ती, लेकिन जब जलने लगती है तो पिघल के ये क्या होता है, गिरने लगता है। तो अवस्था परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? तो अवस्था परिवर्तन से भी हम समझ सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है। ताप में परिवर्तन, वाह, ये तो अभी हम आपको एग्जाम्पल बता के आ रहे हैं। जो कोनिकल फ्लास्क था जिंक वाले एग्जाम्पल में कोनिकल फ्लास्क था ना, उसमें जो कोनिकल फ्लास्क था वो बिना बताए गर्म हो गया था। हाँ, आपसे बताया नहीं था, पर ये गर्म हो गया था। मतलब ताप में परिवर्तन से भी हम समझ सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या हो गई हैं, संपन्न हो गई हैं। ठीक है, अगला अभिलक्षणी गुण देखिए, कहता है कि अवक्षेप का बनना। देखिए PbI2 जो बना, लेड आयोडाइड जो बना, वो क्या है, अवक्षेप ही तो है। तो अवक्षेप के बनने से भी हम समझ सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो चुकी है। बार बार कह रहे हैं, अवक्षेप क्या होता है? ये एक अविलेय पदार्थ होता है, मतलब जो घुले ना, अविलेय मतलब जो घुले ना। ये एक अविलेय पदार्थ होता है जो रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात तली पर बैठ जाता है, या रासायनिक अभिक्रिया के दौरान तली पर बैठ जाता है, नीचे बॉटम पर बैठ जाता है। अगला, गैस का निकलना। तो जिंक वाले एग्जाम्पल में ही हमने आपको बताया था कि हाइड्रोजन गैस वहां पर क्या हो रही थी, एलिबरेट हो रही थी, यानी निकल रही थी। तो आप समझ गए होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया की एक्टिविटीज के दम पर हमने जाना कि इन 5 तरीके से हम पहचान सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है। ठीक, अब आइए आगे चलते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। ध्यान से देखेंगे, एकदम ध्यान से देखेंगे कि ये रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया को उनमें सम्मिलित पदार्थों के प्रतीकों, जैसे कार्बन का C होता है, ऑक्सीजन का O होता है, O2 होता है, तो उनके प्रतीकों, आणविक सूत्रों, जैसे ऑक्सीजन का आणविक सूत्र क्या होता है, O2 होता है ना। क्लोरीन का आणविक सूत्र क्या होता है, Cl2 होता है। तो आणविक सूत्रों, मोलों तथा अवस्था की सहायता से किस अवस्था में, ठोस, द्रव, गैस किसमें है, निरूपित करने की विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या समझाना चाह रहे हैं। जैसे हमने आपसे कहा कि कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, तो इतना लंबा हिंदी में तो लिखेंगे नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रतीकों का इस्तेमाल करेंगे, उनकी आणविक अवस्था का इस्तेमाल करेंगे, वो किस स्टेट में है, ठोस में है कि द्रव में है कि गैस में है, किस अवस्था में है, उसका इस्तेमाल करेंगे। बात समझ में नहीं आ रही है? जैसे ये देखिए, जैसे हमने आपसे कहा कि कार्बन जो है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया और क्या बनाया, CO2 बनाया। क्या बनाया, CO2। तो आपको नजर आ रहा है हमने यहाँ प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल किया। और अच्छे से लिखना है तो लिख दीजिए, कार्बन किस स्टेट में होता है, सॉलिड यानी ठोस में होता है। ऑक्सीजन किस अवस्था में होता है, गैस अवस्था में होता है, तो G लिख दीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड भी किस अवस्था में होती है, तो गैस अवस्था में होती है, G लिख दीजिए। मतलब एक रिएक्शन में फुल इंफॉर्मेशन दे देती है। ये जो रासायनिक समीकरण है वो रिएक्शन के बारे में फुल इंफॉर्मेशन दे देता है कि कौन सा जो तत्व या यौगिक है वो किस अवस्था में है। सारी इंफॉर्मेशन हमें इस रासायनिक समीकरण को देख कर मिल जाती है। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? तो कुछ बातें ध्यान दीजिए। मतलब जो तत्व या जो यौगिक अगर ठोस अवस्था में होगा तो उसके साथ ब्रैकेट में हम क्या लिख देंगे, S। अगर द्रव अवस्था में होगा तो ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, L। अगर गैस अवस्था में होगा तो ब्रैकेट में उसके बगल में क्या लिख देंगे, G। अगर जलीय विलयन होगा, जैसे पानी चीनी मिलने से शरबत बनता है, शरबत क्या है, जलीय विलयन है। अगर जलीय विलयन होगा तो ब्रैकेट में हम क्या लिख देंगे, AQ लिख देंगे। बात समझ नहीं आ रही है? और साथ में अगर ऐसे अवक्षेप बन के नीचे बैठ रहा होगा तो जो भी जैसे PbI2 अवक्षेप बना था ना, PbI2, तो उसके बगल में नीचे डाउन एरो हमने लगा दिया। और अगर कोई गैस निकल रही है, जैसे जिंक वाले केस में हाइड्रोजन गैस निकल रही थी, बाहर निकल रही थी, तो H2 ऐसे लिखेंगे और ऊपर का एरो लगा देंगे। तो ये जो है, ये हम रिएक्शन को, जो केमिकल इक्वेशन है, रासायनिक समीकरण है, इसके मदद से हम इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करते हैं। बात समझ में आ रही होगी? देखिए, लेकिन और एक बात फोकस कीजिएगा। क्या बात फोकस करना है कि आप क्लास 9th में पढ़ के आ रहे हैं। क्या 9th पढ़ के आ रहे हैं कि हम जानते हैं कि सभी रासायनिक अभिक्रियाएं रासायनिक संयोग के नियम का पालन करती हैं। अब कौन से रासायनिक संयोग का नियम हमारे माइंड में होगा? तो आपको पता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती हैं। बस
उसी नियम को फॉलो कराने के लिए हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। ठीक है, तो चलिए ये बात जो रासायनिक अभिक्रिया के संतुलन की बात है, इसकी चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। ठीक, और बहुत ही विधिवत तरीके से पढ़ाएंगे। आप लोग वीडियो देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। बाय।